निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। कबीर कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए, उसकी निंदा आपको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या नेता अपनी बुराई सुनना चाहते हैं? क्या नेता निंदक को सामने रखना चाहते हैं? क्या गलतियों को सुधारना चाहते हैं? हमारे साथ जनता है, ये बताइए कि नेता अपनी गलती सुनना चाहते हैं क्या? नेता अपनी गलती सुधारना चाहते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। इस वक्त हम लोग इस्पात नगरी में है, यानी बोकारो स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी में है, हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र में हैं और बोकारो के साथ साथ हमारे यहाँ तमाम जनता मौजूद है बोकारो की, जो सवाल पूछेगी नेताओं से कि आखिर बोकारो का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। बोकारो की खास बात मैं आपको बता दूं, बोकारो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बोकारो मोहताज है कुछ बुनियादी ज़रूरतों की। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात सामने आती है। बिजली 50% से ज़्यादा जनता अभी भी अंधेरे में जी रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ सड़कों की स्थिति खराब है, कॉलेज नहीं है, यहाँ पर पीजी लेवल के कॉलेज नहीं है। आखिर स्टूडेंट जाएंगे कहाँ? कई सवाल है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी है, उनसे आपका परिचय करवाना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले आप लेट से आई हैं, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मन्नू त्रिपाठी है। मैं पहले जेबीएम में थी, प्रदेश सचिव थी, अभी मैं बीएसपी में थी। बीएसपी से हैं? जी हाँ। हमारे साथ है देवाशीष भगत जेएमएम के, कांग्रेस से मनोज कुमार हमारे साथ है, प्रोफेसर कामाख्या नारायण हमारे साथ है जो समरेश सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में है। अजय कुमार जी हमारे साथ बीजेपी में। सर, आप लेट से आए हैं, आप अपना परिचय बताइए। बनमाली दत्ता, झारखंड विकास मोर्चा प्रवक्ता, जेवीएम से हैं। हम सबसे पहले जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर बोकारो की समस्या है क्या? ये बताइए कि बोकारो की समस्या क्या है? बोकारो की सबसे बड़ी समस्या है विस्थापित समस्या। मैं वर्तमान प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आपने 5 बार प्रतिनिधित्व किया बोकारो का, लेकिन विस्थापितों को रोजगार के बारे में क्या आपने नीति बनाई? एकदम कामाख्या नारायण जी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, हम बात करेंगे। ये बताइए कि और क्या समस्याएं हैं? क्या समस्या? आप इधर आ जाइए, आप इधर। क्या समस्या और क्या समस्या है आप बताइए। अरे समस्या बताइए, क्या समस्या है? क्या समस्या है यहाँ पर? क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या है कि जैसे कि मोदी जी बोले कि महंगाई कम कर देंगे। महंगाई 4-5 बार पेट्रोल का दाम कम हो गया, लेकिन अभी भी आलू 25 रुपया, ये 34 रुपया, और रेलवे का बहाली बंद, सब बंद। और जो हमारे विस्थापित के, सॉरी सर एक मिनट, विस्थापित में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये 3 महीना पहले 2 महीना पहले बोले कि विस्थापित उग्रवादी है, और वही प्रत्याशी आज बोल रहा है कि विस्थापित का समस्या सबसे पहले मैं समाधान करूंगा। ये दोहरा नीति क्यों अपना? एकदम बड़ा सवाल। ये बताइए कि क्या समस्या है बोकारो में? बोकारो में क्या समस्या? अरे बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप लोग बोकारो के रहने वाले हैं और आप लोग बोकारो के विषय में नहीं बोल सकते हैं। बहुत शर्म की बात है। बोकारो की समस्या क्या है ये बताइए। है बोकारो में जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से विधायक बने, विस्थापितों का लेकर, बोकारो स्टील सिटी का लेकर, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज आज तक किसी नहीं किया, पीजी का भी नहीं है। बोकारो की समस्या क्या है बताइए। बोकारो में हायर एजुकेशन का कोई भी मतलब अच्छा व्यवस्था नहीं है, पीजी वगैरह का पढ़ाई नहीं है यहाँ पे। पीने के लिए पानी यहाँ साफ मिल जाता है सबको? पीने के लिए पानी तो दूर की बात, विस्थापित को कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज है, यहाँ पर विस्थापित को जो है बिजली पानी कुछ नहीं है। स्थानीय जनता जो है वो पूरा काम यहाँ किया है। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों से जी पुरवैया पूछना चाहता है, क्या आप लोगों को डर लगता है क्या बोलने में? आप लोगों को डर लगता है क्या बोलने में? बोलिए, खुलकर बोलिए, प्लेटफॉर्म आइए। बोकारो की क्या समस्या है? सर, सब बोकारो की सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूल, जो मनमानी फीस ले रही है। कोई भी नेता आज तक नहीं गया उसके लिए, मनमानी फीस ले रही है। वाकई बोकारो की क्या समस्या है बताइए। बोकारो में यहाँ ना पीजी के लिए कोई कॉलेज है, यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। यहाँ न 10+2 के भी कोई बढ़िया इंटर के बाद कोई समस्या नहीं। और सबसे बड़ी यहाँ के जो विस्थापित है, जो अपना जमीन दे दिए हैं बीएसएल को, उसके लिए नियोजन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बोकारो की क्या समस्या है? क्या समस्या है बोकारो? सबसे बड़ा समस्या इंटर के बाद सारा विद्यार्थी यहाँ से बाहर चले जाता है। हमारा पैसा
वाकई एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ी बात। स्टील सिटी कहलाता है बोकारो, लेकिन यहाँ समस्या इतनी कम है। क्या समस्या है? गरगा पुल अभी तक नहीं बना है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं वो कब तक बनेगा, ठीक है ना? वाकई पूछेंगे क्या समस्या है? बोकारो का समस्या है कि झारखंड के मुख्यमंत्री का निवास स्थान बोकारो ही है, लेकिन जब एम्स लाने की बात बोकारो में हुआ तो दुमका की चर्चा होने लगी और दुमका बोकारो के बीच में एम्स उड़ गया। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। ये बताइए क्या समस्या है बोकारो की? सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट के लिए है। इंटर तो छोड़ दीजिए, जो री एडमिशन वाला जो प्रक्रिया चल रहा है, मोदी जी ऊपर से कहते हैं कि स्टूडेंट को रोजगार मिलेगा। ये साल भर के लिए रोजगार बंद कर दिया गया है, और ये रोजगार जब बंद कर दिए हैं तो ये कब रोजगार देंगे स्टूडेंट के? आप पढ़ा है कि री एडमिशन होना चाहिए, फीस उसका नहीं लगना चाहिए, विदाउट फीस री एडमिशन। रोजगार की समस्या है। मैडम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने सबकी बात सुनी, एजुकेशन की बात सुनी, बिजली की बात सुनी, पानी की बात सुनी, सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर के है। आपको लगता है कि वाकई कुछ काम हो पाया है? नहीं, जनता के प्रति तो और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके प्रति कोई काम हो नहीं पाया है। जैसे कि कल के डेट में जितने भी स्टूडेंट थे जो पढ़ाई के लिए पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। आज भी बच्चे मारे फिरते हैं, और बच्चों के पीछे जितने भी माँ बाप संघर्ष करते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा सा जॉब दिला सकूं, वो नहीं मिल पाता है और सारा पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार थी देवाशीष जी, आपकी सरकार थी, विस्थापितों को क्या मिला, क्या दिया गया विस्थापितों को? मैं तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि माननीय मंटू यादव जी ने जो विस्थापितों को देखा, विस्थापितों से मिला और उनको दर्द को जाना, इससे हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जल्द इस पर एक नीति बना करके फैसला लेने अरे मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया है, जल्द ही वो फैसला लेंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। ये बताइए, आपने सुना होगा विस्थापित, आपकी भी सरकार थी, विस्थापितों के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोकारो में विस्थापन समस्या का निदान हमारे कांग्रेस के ही विधायक स्वर्गीय इमामुल हक खान ने जितना विस्थापन समस्या का निदान किया, उसके बाद आज तक विस्थापन समस्या जहां की तहां बनी हुई है। झारखंड बने हुए 14 साल हुए, 14 साल में 12 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1 साल हमारी सरकार रही और 1 साल में हमने जितना विकास का काम किया है उतना 1 साल बहुत कम समय है इस समस्या के समाधान के लिए। आने वाले समय में यहाँ की जनता यदि हमको मौका देगी तो प्राथमिकता की सूची में विस्थापन समस्या का समाधान है। दूसरी बात मैं बताऊं कि हमारी यूपीए की सरकार ने विस्थापित जमीन देने वालों के हक में कानून बनाया था। वर्तमान की मोदी सरकार ने पूंजीपति के पक्ष में कानून को बदल दिया। देखिए, बीजेपी का नाम ले लिया, इसलिए पहले हम बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं। बड़ा आरोप है भाई, आप लोग बड़ा सरकार में लंबे समय तक रहे, विस्थापितों के लिए कुछ किया नहीं, मोदी सरकार कुछ बोल रहे हैं, होता कुछ है। आपके प्रश्न का सिर्फ मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में कुछ करना चाहिए, इन्हीं महानुभावों ने सरकार गिराई है और समय समय पर टांग खींचते रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वहां प्रोजेक्ट भवन में साथ में ये मलाई चाव रहे हैं, आखिर क्यों? वाकई बड़ा सवाल। विस्थापितों के लिए कुछ किया, कुछ ठोस कदम उठा है क्या, आपको लगता है? देखिए, झारखंड बने हुए 14 साल हो गया और इन 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों दलों ने मिलकर बारी बारी से इस प्रदेश को लूटा है। आज तक इन लोगों ने विस्थापन नीति तक लागू नहीं कर पाया, क्या वो बना तक नहीं पाया। विस्थापितों के मुद्दों पर अगर कोई पार्टी संवेदनशील है, संवेदना रखती है, तो वो बाबूलाल मरांडी जी रखते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा रांची के मोराबादी मैदान में किस तरह से उन्होंने 8 दिनों तक विस्थापितों के हितों के लिए और झुग्गी झोपड़ियों के हितों के लिए उन्होंने आमरण अनशन पर रहा। अगर हमारी सरकार आती है तो मैं विस्थापन नीति बनाऊंगा और विस्थापितों को पूरे सारे विस्थापितों का हक का लड़ाई को मैं आगे बढ़ाते हुए उनका रोजगार जरूर दूंगा। एक मिनट हम पूछना चाहेंगे कामाख्या जी, समरेश सिंह जी लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, दुर्भाग्य है इस बार कोई पार्टी साथ नहीं ले पाई, लेकिन सवाल आपसे भी उठेंगे कि विस्थापितों के लिए क्या किया गया? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का चुनाव विषम परिस्थिति में समरेश दादा को लड़ना पड़ रहा है और लगभग 25 सालों तक इस विधानसभा के निर्माण से उन्होंने नेतृत्व दिया है। 1980 से सर, इतिहास भूगोल नहीं,
काम क्या हुआ है वो बताइए, काम क्या हुआ है वो बताइए। बताते, जनता का प्रश्न आया है, जनता के पास पेशेंस नहीं है, अब जनता रिजल्ट खोज रही है। हाँ ठीक है, बहुत सा काम हुआ है, सुन लिया जाए। इस क्षेत्र में गरीबों के लिए बहुत सा स्कूल कॉलेज का निर्माण समरेश दादा ने किया है। अभी कोयलांचल विश्वविद्यालय की बात दादा कर रहे हैं, पीजी की पढ़ाई की बात बोकारो में कर रहे हैं, और बोकारो में एम्स मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कराना चाहते हैं। विस्थापितों के लिए क्या हुआ? विस्थापितों के लिए 60 गांव के विस्थापित का जमीन बंजर हो गया है। 10 मिलियन टन उत्पादन के लिए यह जमीन लिया गया था। आज बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन 2 मिलियन टन हो रहा है। सारे बेरोजगार रह गए, सारे हाथ से काम छीना जा रहा है। ये प्लांट को टेक्नोलॉजी के नाम पर प्लांट के काम छीना जा रहा है। बेरोजगार लोग मर रहे हैं, विस्थापित मर रहे हैं, विस्थापन नीति नहीं बन रहा है। जिसका जमीन चला गया वो बंजर हो गया, उसका बाल बच्चा को काम नहीं मिल रहा है। पहले उसका काम का नीति बनना चाहिए। समरेश दास की लड़ाई 1980 से लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं 1980 से। आप जवाब दीजिए। अब सरकार में आप भी रहे हैं। सरकार में हम सिर्फ 1 साल तक रहे हैं, और 1 साल में अभी जनता का सवाल आया था कि यहाँ पर आधे से अधिक लोग जो है अंधेरे में जी रहे हैं। पूरे 12 साल में बीजेपी की सरकार ने जितना ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा उसका कई गुना 1 साल में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाया। 1 साल में ट्रांसफार्मर खरीद दिए हैं, आप लोग तो कुछ नहीं किए। देखिए, मैं ठीक है, इन्होंने ट्रांसफार्मर खरीदा होगा, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है ये सरकार बना लेंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का फ्यूज अभी उड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर भले ये खरीद ले। मैं एक बात विस्थापित भाइयों के लिए यहाँ कहना चाहता हूँ, विस्थापन नीति झारखंड में जिसकी भी सरकार रही हो अभी तक नहीं बनी, और विस्थापन नीति पता नहीं बनेगी कि नहीं, लेकिन एक मैं आश्वासन आप सभी भाइयों को देना चाहता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज बोकारो आए थे। विस्थापितों के लिए हमने उनसे बंद कमरे में आज बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इतना बेबाक रूप से आज तक किसी मंत्री ने नहीं कहा होगा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्टील मिनिस्टर जो है भारत सरकार के, वो हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, नरेंद्र तोमर जी, और आप झारखंड में भाजपा की सरकार बनाइए। मैं उनका हाथ पकड़कर विस्थापितों का न्याय और हक और अधिकार दिलाऊंगा। झारखंड में सरकार बनाइए, विस्थापितों को मौका मिलेगा, बीजेपी का दावा है। आप बताइए सर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया। मैं इनको स्मरण करा दूं कि केंद्र में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने यहाँ एक पावर प्लांट का प्रपोजल भेजा था जो इस्पात मंत्रालय से बनना था, और उन्होंने विस्थापितों के लिए जमीन का मूल्य 2 लाख रुपया मांगा था। हमारे इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने उसको बढ़ा के 12 लाख किया। ये इनकी विस्थापन नीति। वाकई आश्वासन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपके पास फिर से आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी समस्या है, विस्थापन की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। हमारे साथ तमाम युवा है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तमाम समस्याओं पर बातचीत होगी। हम हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सिंहासन के संग्राम में। हम लोग इस वक्त इस्पात नगरी बोकारो में हैं और तमाम जनता यहाँ की हमारे साथ है। तमाम जनता हमारी साथ है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ चुनाव होने हैं। सबने शासन किया है। 14 साल में 9 मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है कि उनको मौका नहीं मिला है। सबने शासन किया है। सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, बेरोजगारी की समस्या और शिक्षा की समस्या। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए सर कि बेरोजगारी की क्या समस्या है यहाँ पर? सर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि 14 वर्ष के कालखंड में 12 वर्ष आपका शासन रहा और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस प्रदेश के नेताओं ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। तो जब सर्वाधिक शासन आपने किया तो सबसे ज्यादा प्रदेश को तो आप ही ने लूटा होगा ना। बड़ा सवाल। मैडम, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर?
यहाँ पर रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चे प्लान कर रहे हैं दूसरे जगह, और यहाँ की जनता हमारे 14 साल के शासन जो किए हैं बीजेपी के सरकार, उनसे, और जो 5 बार विधायक बनाने का काम जो जनता की है समरेश सिंह को, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने क्या। बड़ा सवाल, रोजगार की क्या स्थिति है मैडम? रोजगार और एजुकेशन की क्या स्थिति? यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो अनसेफ रहते हैं, पेरेंट्स भी यहाँ परेशान रहते हैं बेरोजगार के लिए। यहाँ पे क्या बच्चे, यहाँ के हमारे विधायक क्या कर रही है, हमारे राज्य की सरकार क्या कर रही है? सरकार भी केवल वादे, झूठे वादे करती है और हमेशा अपने वादों से पलट जाती है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या व्यवस्था रोजगार की क्या? हमारे विषय में हम तो आपको यही कहेंगे कि रोजगार के संबंध में जो स्थिति आपका बोकारो के है, बहुत लोगों से आपने सुना, इसके अलावा और भी समस्याएं हैं। मैं अभी मेरी एक समस्या, रोजगार और एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं। हाँ। समस्या का निदान चाहता हूँ। आप जल्दी बोलिए। हम कह रहे हैं कि बोकारो में गरगा पुल से लेकर और रेलवे कॉलोनी तक इतनी झोपड़ियां रहती है, प्रत्येक साल उजाड़ा जाता है। आपका खाद्य सुरक्षा कानून जो सत्ता में रहने वाले पार्टी है, वो पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून को आप कैसे लागू करें? वाकई पूछेंगे। ये बताइएगा बेरोजगारी और शिक्षा की क्या स्थिति है? सर, शिक्षा के मामले में आज बोकारो में जो भी आप देख रहे हैं, या रणविजय कॉलेज हो या चास कॉलेज हो, जो भी हो, समरेश सिंह की देन है। हम लोग जिसमें पढ़ते थे, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं था, ये समरेश सिंह की देन है। अब एजुकेशन के बारे में बताइए, एजुकेशन और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार का यहाँ स्थिति बहुत खराब है। यहाँ प्लांट से लीजिए, पूरा भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार से ही पूरा सरकार चल रही है, ना रोड है ना सड़क है। बेरोजगारी की वही हाल है, ठेका मजदूरों की स्थिति खराब है। विस्थापित रोजगार और एजुकेशन में बोलना चाहेंगे सर कि समरेश सिंह 5 बार विधायक रहे, जितना औकात था 5 कॉलेज खोले, लेकिन सांसद 5 बार रहे, सांसद भी यहाँ रहा है, लोग झारखंड में मंत्री बना लो। आप लोग डिग्री कॉलेज खोलिए, 5 बार यहाँ सांसद रहे, रीता वर्मा 3 बार पीएन, लोग क्या किए? डिग्री कॉलेज नहीं रहा। हम यूथ से पूछना चाहेंगे, युवा हमारे साथ हैं, हम पूछना चाहेंगे एजुकेशन की क्या स्थिति है यहाँ पे? एजुकेशन की क्या स्थिति है यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज चाहिए हम लोग को। जब भी सांसद बात उठाता है तो बोकारो का नाम कोई नहीं लेता है, सब बोलता है या तो धनबाद भेजेंगे या रांची भेजेंगे। मैंने बोकारो का फकैती है का है? बोकारो मेडिकल कॉलेज बीजीएच का बिल्डिंग यहाँ बेकार जा रहा है। 12 का हम लोग नाम लेते हैं कि 1 से 12 तक का यहाँ है, लेकिन 12 के आगे कोई नहीं। ये बताइए क्या स्थिति है एजुकेशन की? बताओ क्या स्थिति है यहाँ पर? हम एजुकेशन के नाम पे लूटा। एजुकेशन की क्या स्थिति है? हाँ बताइए क्या स्थिति? अच्छा बताइए, जितने भी कैंडिडेट हैं, समरेश सिंह जो किए हैं, 52 बार उन्होंने जनता के लिए जेल गए हैं। कोई ऐसा नेता जेल गए गणेश परिक्रमा करते हुए टिकट लेके, लेकिन सवाल नहीं, जनता जेल गए। आप धनबाद से लेके पूरे झारखंड में आज 16 जिला का मांग समरेश सिंह का देना है। 26 जिला में कभी नहीं बनता। छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा आप मांग कर बैठे थे कि झारखंड बनेगा, समरेश सिंह का देन था। 16 जिला के हम झारखंड लिए। बोकारो जिला मैं डीसी कार्यालय जाता था, सर यहाँ सवेरे 6 बजे डीसी समरेश सिंह का देन है बोकारो जिला बनना। आज नेता समरेश सिंह का बदलाव नहीं कर सकते हम लोग। समरेश हाँ बोलिए। एक्चुअली सर, समरेश दा ने समय अनुसार काम किया। जिस वक्त क्लर्क की नौकरी ग्रेजुएशन में हो रही थी, यहाँ ग्रेजुएशन का कोई कॉलेज नहीं था, उन्होंने कॉलेज का शुरुआत किया, उन्होंने सारी चीज़ का शुरुआत किया। उसके बाद जिस तरह परिस्थिति अनुसार समय जो बदल रहा है, उसके अनुरूप वो वर्क करते गए हैं। ठीक है। और आप बताइए क्या एजुकेशन के? अजय जी से पूछना चाहते हैं। अजय जी बताइए, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे, 25 साल में क्या बीपीएल की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई लड़ी है? वाकई बड़ा सवाल। हमारा एक प्रश्न है भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रतिनिधि से, जब से बोकारो स्टील प्लांट बना और पूरे देश में, पूरे विश्व में ये लोग प्रजातंत्र का दुहाई देते हैं, बोकारो स्टील प्लांट में एनजेसीएस ट्रेड यूनियन का आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? वाकई हम मैडम पूछना चाहेंगे, ये बताइए रोजगार की स्थिति और एजुकेशन की स्थिति क्या है? 0 पोजीशन है बोकारो में। रोजगार और जहाँ तक की शिक्षा की बात है वो 0 है।
हर नेता जीतते आते हैं, दावा हजार बार करते हैं हर पब्लिक से। मैं पब्लिक से, जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग बार बार ये गलती ना करें। आप जितना बार गलती करते हैं, आप एक ही नेता को वोट दे दे के जिताते रहते हैं, जिससे आप लोग ठगा जाता है। एजुकेशन नहीं मिल पाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, बच्चे अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं। तो महिलाओं को तो मौका मिलता ही नहीं है। महिलाओं को कहा जाता है कि 33% का आपको आरक्षण दिया जाता है, जबकि 50% का देना चाहिए। वाकई हम आपसे कामाख्या जी जानना चाहेंगे। समरेश सिंह लगातार यहाँ पर रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन बच्चे भी सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर 10+2 करने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समरेश दा ने अपने स्तर से सौजन्य से बोकारो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी खोला, मगर झारखंड और भारत सरकार के नीतियों में फंस गया। चुपचाप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। भारत सरकार और झारखंड सरकार के भ्रष्ट नेतागिरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंद करवा दिया गया, उसको एनओसी नहीं दिया गया, उसको विश्वविद्यालय से परमिशन एप्लीकेशन एनसीईआरटी से परमिशन नहीं दिलवाया गया, वो संस्था बंद हो गया। समरेश दा ने अपने बदौलत यहाँ पर 5-5, 7-7 कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल संचालित करवा। रोजगार की व्यवस्था, इस्पात नगरी में रोजगार की किल्लत क्यों हो गई? ठेकेदारी प्रथा क्यों हो गई? ठेकेदारी प्रथा। समरेश दादा रोजगार नीति नहीं बनाते हैं। रोजगार नीति बनाने का काम भारत सरकार का, रोजगार नीति बनाने का काम झारखंड सरकार का। क्यों ऐसा हुआ? क्यों नहीं नीति बन पाई? देखिए, हमारा शासन जब तक यूपीए का शासन रहा, रोजगार के नए नए मार्ग खुलते गए। अभी जो वर्तमान में सरकार आई है, इसकी कैबिनेट ने फैसला किया है कि नया नियुक्ति होगा ही नहीं, और 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिया। मतलब एक को रिटायर कर दो, नया नियुक्ति भी नहीं करो, सारा कंपनी फैक्ट्री अडानी और अंबानी को दे दो। ये अडानी और अंबानी के हाथों में। क्या यहाँ के युवा बेरोजगार रहेंगे? यहाँ के युवा बेरोजगार रहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अभी तो पानी में हम नया उतरे हैं। सही जवाब वो देगा जो 25 वर्षों से डुबकी लगा रहे हैं। और इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज जो समरेश दादा की है, उसकी भी सच्चाई मैं बता देना चाहता हूं जनता को कि 1 मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तत्कालिक मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के सामने वो फाइल गई थी उसकी मंजूरी के लिए, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की जो सचिव थी राजबाला वर्मा जी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, राजबाला वर्मा जी ने उनके फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाया, कहा कि इस कॉलेज में आपका मालिकाना हक है और इसमें जो भी मेंबर हैं वो आपके ही परिवार के लोग हैं, इसलिए इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। सर ये बताइए, रोजगार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और इसी मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी जी की सरकार गिराई थी समरेश सिंह जी ने, पूछ लीजिए इनसे। वाकई आप ये बताइए कि वाकई यहाँ के बच्चे बेरोजगार रहेंगे? वाकई यहाँ पर सिर्फ ठेकेदारी प्रथा ही चलेगी या रोजगार भी मिलेगा? देखिए, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ से लोगों का पलायन रुके, इसी मुद्दे पर झारखंड को अलग किया गया था। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, इन लोगों की गलत नीतियों के कारण, इन लोगों के कारण, ठग विद्या के कारण इस राज्य के बेरोजगारों के हाथों में काम नहीं आया। समरेश सिंह बड़े बड़े घोषणा तो करते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने का घोषणा तो किया, लेकिन उनके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर तो क्या, वो चपरासी का नौकरी भी उनको नहीं मिल पाया। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। अभी जनता के बीच से एक प्रश्न आया था पेट्रोल की कीमत के बारे में, वो हम पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे शासन काल में 138 रुपए प्रति बैरल क्रूड ऑयल का कीमत था, तो पेट्रोल की कीमत 72 रुपए प्रति लीटर थी। आज 62 रुपए प्रति बैरल क्रूड ऑयल का कीमत है, तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपया है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपया से कम होनी चाहिए। ये बीच का 30 रुपया अडानी अंबानी किसके पास जा रहा है? हम और पूछना चाहेंगे, ये एजुकेशन और रोजगार की बात होती है, आपको लगता है कि वाकई स्थिति कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे एजुकेशन मिलेगा? देखिए सर, ऐसा है कि बोकारो में +2 तक की शिक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद की शिक्षा उतनी उपयुक्त नहीं है। और मैं क्योंकि एक युवा वोटर हूं, तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है कि समरेश सिंह को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें समरेश दा एक दल से दोबारा लड़े हो। वाकई ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से लेके मैं समरेश दा को देखते आया हूँ,
लेकिन ऐसी एक भी दल नहीं है जो कि समरेश दा ने दोबारा उस दल से चुनाव लड़ा है। तो आप बताइए कि मैं समरेश दा को किस आधार पर? वाकई ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों ऐसी परिस्थिति आती है, दल बदल की नौबत क्यों आती है हर एक बार? मैं आपको बता देना चाहता हूं, समरेश दादा एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता का नेता है, किसी पार्टी का नेता नहीं है। अगर जनता के अनुरूप समरेश दादा नहीं पार्टी काम करेगी, वो किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात आपने एक मिनट, दादा ऐसे प्रत्याशी है जो बिना चुनाव लड़े रह ही नहीं सकते। नहीं, सवाल ये राजा कोई भी हो, समरेश दा को रानी बनना है। लेकिन सवाल ये उठता है ना अजय जी की समरेश सिंह के साथ धोखा क्यों हुआ? नहीं, धोखा नहीं हुआ, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। समरेश सिंह के साथ धोखा क्यों हुआ? नहीं, दादा इनके एक मिनट, आप धोखा यहाँ के जनता के साथ हुआ है। दादा के साथ कोई धोखा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। मैं क्लियर बता देता हूं, अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे होटल PNR रांची में दादा की मुलाकात हुई थी। दादा को आश्वासन दिया गया था कि आपको सम्मानजनक जगह मिलेगा, लेकिन दादा के समर्थकों ने दादा को उकसाकर चुनाव लड़वाया। हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, हम स्थानीय मुद्दे पर बात करेंगे, एक मिनट, बालू का किसको मिला? बालू मैं पूछना चाहता हूँ शिबू सरकार से, बालू का ठेका किसको दिया आप लोग? बालू के बारे में अरे मोदी जी भी बोलते हैं, कोयला खाया अब बालू खाइएगा। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जनता ने जब इसका विरोध किया तब हमारे हेमंत सरकार ने इसे अविलंब पंचायत को अधिकार देने का काम किया है, एवं आज भी वो पूर्ण रूप से पंचायत के अंदर दिया गया है। और पंचायत का ये कार्य बनता है कि वो अविलंब इस पे टेंडर कराए या ग्राम सभा को दिया जाए, ताकि ये अपना सुचारू रूप से काम कर सके। बालू की बहुत समस्या है सर, हमेशा सवाल जवाब होते रहते हैं। बालू की अवैध खुदाई का सरकार में भी कई बार सस्पेंस की स्थिति आ गई, कैसे समस्या का समाधान हो? पंचायती राज व्यवस्था इस देश में लागू करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। झारखंड में मिलीजुली सरकार हमारी 1 साल तक काम की है और मिलीजुली सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। आज हमारा बहुमत अकेले रहेगा तो उस पंचायती राज की व्यवस्था को पूरी तरह हम पंचायत स्तर तक लागू करने में सफल। देखिए, बालू की समस्या है और बोल रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के हाथों में है, कोई व्यवस्था हो नहीं पाई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हेमंत सोरेन जी ने, कि बालू का वो पंचायती राज के हवाले किया जाएगा, लेकिन बालू की विडंबना मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि बालू का टेंडर हुआ, जो मुंबई की कंपनी को टेंडर मिला, उसे भी बालू पर काम नहीं करने दिया गया और पंचायती राज को भी नहीं मिला। सरकार की ये नीति हमारी समझ में आज तक नहीं आई। वाकई बालू की समस्या, आयरन वाली की सेल की जो है वो लीज नहीं दी गई है। क्यों? आयरन ओर की जो लीज थी, जो सेल को मिलनी चाहिए थे, वो अभी तक नहीं दी गई है। रीजन क्या है? वाकई आप सुने, आयरन के बारे में इनका सवाल है। क्या आयरन के बारे में आपने सुना होगा? मैं इस पे ही बता देना चाहता हूँ, सब प्रक्रियाधीन है, इसमें सब प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है। वो ये आप सोचिएगा कि वो तुरंत का तुरंत हो जाए, तो वो प्रक्रिया के तहत सरकार कार्य कर रही है और आगे भी इस पर विचार जारी है। अविलंब उस पर टेंडर कर दिया जाएगा। मैडम, लेकिन एक सवाल, हाँ एक सवाल। हेलो, हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में इनका सरकार था तो जमीन जो है दामाद जी को दे दिए, यहाँ भी सरकार आएगा तो जमीन जो है दामाद जी को देंगे क्या? वाकई ये भी हम आपके पास आएंगे, मैं अभी जुमरा पहाड़ से आज इलेक्शन करके हेलीकॉप्टर से लौटा हूँ। मुझे सारे प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं पार्टियों के, मुझे ये बताएं, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पे आज से 10 साल पहले प्रखंड और थाना स्वीकृत कर दिया गया, और जुमरा पहाड़ से मैं लौट कर आया हूँ, अपने मुंह में जान लेकर लौटा हूँ। सारे जनप्रतिनिधि जिनका भी सरकार रहा हो, वो ये बताएं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए इन लोगों ने अभी तक क्या किया। वाकई कई सवाल है और जनता, आप देख सकते हैं कि जनता सवाल पूछना चाहती है, कि आखिर क्यों विकास नहीं हुआ। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं। तमाम प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर पूछने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सिंहासन के संग्राम में। इस वक्त हम लोग इस्पात नगरी बोकारो स्टील सिटी में है। तमाम जनता यहाँ हमारे साथ है, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आखिर समस्याएं क्या क्या हैं। लोगों से हमने बात की है। हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि समरेश सिंह पर कई तरह के सवाल लगे हैं, क्योंकि लगातार समरेश सिंह ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। दादा का कोई समस्या नहीं लगा है। दादा बीजेपी से टिकट लेके नहीं मिला। दादा हम लोग का दादा है और बोकारो में दादा से पहले कोई नहीं है। आप ये बताइए कि कई तरह के आरोप लगाए कि कॉलेज खुले लेकिन काम नहीं। गलत बात है। दादा का जो आरोप लगा रहे हैं, बोल रहा है कोई निर्दलीय चुनाव लड़ते। अगर दादा आज जो भी विकास यहाँ पे हुआ है वो दादा का देन है। बोकारो जो है पूरे झारखंड में जितने शहर है, बोकारो से शांत शहर कहीं नहीं है। इनको बौद्धिक राजधानी कहा जाता है बोकारो को। जिस दिन बोकारो में समरेश सिंह नहीं रहेगा, बोकारो तहस नहस हो जाएगा। इस मामले में तो समरेश सिंह एक नंबर। माइक नहीं पकड़िया। अब बताइए बुनियादी सुविधाओं की बात। हम ये बात कहना चाहते हैं कि बोकारो में जितने भी केंद्र में और राज्य में शासन किया और वे लोग आज तक बोकारो में नागरिक सुविधा बहाल करने के लिए लाल कार्ड, इंदिरा आवास, जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं बहाल होता। वाकई सवाल पूछेंगे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा आपने शासन किया है, कांग्रेस ने शासन किया है, बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई बोकारो? बुनियादी सुविधाएं यहाँ बहाल हुई हैं, जहाँ पे नहीं हुई। राज्य में हमारी सरकार नहीं, 89 के बाद हमारा यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं रहा। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था एक नागरिक ने, जो झुमरा पहाड़ से लौट के आए थे, कि झुमरा पहाड़ से हम लौट करके आए। आपको मैं बता दूं कि 12 वर्षों में झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे केंद्र के मंत्री जयराम रमेश ने सारंडा में जाकर के विकास का शुरुआत कराया। मुख्यमंत्री आज तक नहीं जा पाया। वाकई सवाल। अब हम और लोगों के पास जाएंगे। दादा जो है हम लोग BSL प्लांट को डुबा चुके हैं। जो अब समरेश दा है हम लोग का प्लांट को डुबा चुके हैं। जो आज 10 मिलियन टन का जो हम लोग का प्लांट होता, तो 3 मिलियन टन का सुनिए। अभी जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, सुनिए अभी जो इन्होंने क्वेश्चन किया है 10 मिलियन टन का, अभी दादा दिल्ली से आकर 10 मिलियन टन का अप्रूवल लेकर के आ गया है, जिसका जानकारी नहीं है। मैं बीजेपी के भाई से 2 क्वेश्चन करना चाहूंगा सेल एम्प्लॉय होने के नाते। पहला कि हरियाणा में सरकार बना तो 60 से 58 हो गया, क्या सेल एम्प्लॉय का भी 60 से 58 होगा? और एक प्रश्न है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी केंद्र में तो 20% सेल का शेयर बेचा और मोदी जी जब से आए हैं 5% बेचे हैं। क्या सेल प्राइवेट हो जाएगा क्या? ये आपने सुना अजय जी, आपने सुना कि हरियाणा में उम्र सीमा घटा दी गई है। सेल के एम्प्लॉय हैं वो परेशान है कि आखिर होगा क्या? नहीं, देखिए सेल के एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। उम्र नहीं घटाई जाएगी। रहा सवाल शेयर बेचने का, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमने कोई ऐसा शेयर, मेरी बात सुनिए, सेल एम्प्लॉय के साथ जो 60 से 58 की बात है, ऐसा कोई प्रपोजल हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में नहीं है। ये बताइए कि आपको लगता है कि वाकई यहाँ पर आपने सबकी बातें सुनी होंगी, सबका कहना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा शासन में थी, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो बीजेपी का हाथ है। उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी और सरकार जो थी मिलीजुली सरकार थी और कांग्रेस ने सरकार तोड़ करके भ्रष्टाचार पैदा करने का काम। पूर्ण बहुमत की, कामाख्या जी बोल रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, ये भी एक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा थी। आपको लगता है कि वाकई इस तरह की कुछ परिस्थितियां थी यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, या वो जो जवाब दे रहे हैं उनसे, कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार रहे या अल्पमत की सरकार रहे, स्टील मिनिस्टर इन्हीं का यहाँ नियुक्ति घोटाला किया है। नियुक्ति घोटाला में विस्थापित भाइयों का नहीं, हिंदुस्तान के बाहरी लोगों को गलत सलत तरीके से बहाली किया है। रामविलास पासवान चार्जशीटेड है। कई वाकई रामविलास पासवान पर गंभीर आरोप लग रहा है। रामविलास पासवान का भी नाम सामने आया था गलत नियुक्ति में, आप मानते हैं? नहीं, रामविलास पासवान जी पर जो भी आरोप लगे थे उसकी जांच हुई थी, लेकिन रामविलास पासवान जी ने जो भी यहाँ नियुक्ति कराई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप बिल्कुल निराधार है। आप बताइए।
मेरा सवाल बीजेपी से है। नरेंद्र मोदी बोलता था हमको बहुमत नहीं मिलता है, नरेंद्र मोदी का कहना था हमको बहुमत नहीं मिलता है। मेडिकल कार्ड जो है बीजीएच में वो 25 साल कर दिया गया है और 60 से 58। क्या इसका जवाब है केंद्र सरकार के पास? हेलो, वीर समरेश के सामने जितना विस्थापित कॉलेज खोजे, रात को हो दिन को हो, जब भी समस्या हो, समरसता के यहाँ कोई भी जात पहुंच जाए, जात पात की समरस सिंह राजनीति नहीं करता। इधर ये बोकारो प्लांट इंदिरा गांधी का देन है। जब यहाँ कांग्रेस सरकार आएगा तब इस प्लांट का उत्थान होगा। चलिए बोलिए। हम कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी से कि मधु कोड़ा के साथ इन्होंने क्या किया अभी तक रह करके। बोलिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिरंची नारायण को उम्मीदवार दिया है, भाजपा ने सोच समझकर युवा प्रत्याशी को दिया है और नरेंद्र मोदी ने दिया है और नरेंद्र मोदी का कमल बोकारो में खिला है। कांग्रेस सरकार ये बात बोलती है वो 5 ये 60 दिन का हिसाब मांगते हैं। 60 बरस से जनता जब 1947 से राज हुआ उससे अभी तक क्या की और ये 100 दिन का क्या हिसाब? देखिए युवा सर, बोकारो का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो हमारे कांग्रेस ने दिया है और वो आज उसी को बेचने का काम किया जा रहा है। सर, हम जितने भी पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पुनर्वास के बारे में इनकी क्या योजना है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्वास के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसी योजना है आप लोग? देखिए, सबसे पहले हमारी यूपीए की सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से 62 करने का फैसला किया था और नई नियुक्ति के लिए 37 से 49 करने का 39 करने का फैसला किया था। वर्तमान सरकार ने 60 से 58 करने की योजना बनाई है और वाकई ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आप लोग जो सेवा की सरकारी में सेवा की जो स्थिति है वो कार्यकाल वो कम होते जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, सेवा का जो कार्यकाल है वो अभी गुड़ बात मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार 6 महीने की है और 67 साल के जो लोग हैं, 67 साल जिन्होंने सरकार चलाई वो मुकम्मल जवाब देंगे। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हमारे घोषणा पत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम आपको बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से। सेवा का जो कार्यकाल है वो घटाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस करिए कि हमने तो किया था, बीजेपी वाले डुबा रहे हैं। आपको कुछ उम्मीद नजर आती है? सुनिए, जहां तक सेवा के उम्र घटाने का प्रश्न है, जो सेवा में व्यक्ति चला गया, अगर जब तक वो सक्रिय काम करता है, मैं तो कहता हूं कि उसको तब तक सेवा लेना चाहिए। आपने सुना कि जनता की बात आपने सुनी हमारे साथ और जनता अपनी बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर किसको वोट दिया जाए। जनता फैसला करेगी, जनता यहाँ फैसला करेगी। और मैं आपको बता दूं कि सिंहासन का संग्राम यूं ही चलता रहेगा। आगे भी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग बात करेंगे सिंहासन के संग्राम में, आपको ले चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी। हमारे सहयोगी संजय के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।